हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। इस वीडियो में आप शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका कि नाम है सेट्स। दोस्तों ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको दिखने में काफ़ी बड़ा लगेगा। एनसीईआरटी में शायद इसकी 5-6 एक्सरसाइज है, लेकिन असलियत में इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही सेम बात इसी चैप्टर के लिए। मतलब दिखने में इतना बड़ा है और है इस चैप्टर में कुछ भी नहीं। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी की जो पहले की 3 एक्सरसाइज या कॉन्सेप्ट्स है वो आपको इस एक वीडियो से ही क्लियर हो जाए और आपके मन में 1% डाउट भी ना रहे। तो बाकी की बातें आप बाद में करेंगे। चलिए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेट्स होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशन अपने को दे रखी है कि इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एटसेट्रा। डेफिनेशन को मारो गोली, समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है कि अपने को ऐसी चीज़ों को कलेक्शन, मतलब सिंपल भाषा में समझे तो अपने को ऐसी चीज़ों का कलेक्शन है वो बनाना है जो सभी के लिए क्या हो, सेम हो। एग्जाम्पल से समझते, जैसे मान लिया अपने पास एक मेज़ और कुर्सियों का ढेर पड़ा है। अब मैं तुमको जाकर कहूँ कि तू इस मेज़ कुर्सी के ढेर में से तुम सारी कुर्सियों को निकाल के एक जगह इकट्ठा कर दो। अब ये काम चाहे तुम करो, ये काम चाहे मैं करूं, ये काम चाहे कोई अमेरिका से आके करे, यही काम चाहे कोई लंदन से आके करे, उठाएगा तो बस सारी कुर्सियाँ ही। मतलब सारी कुर्सियों का जो कलेक्शन है वो मतलब सभी के लिए सेम होगा। ऐसा तो नहीं है उसमें कोई मेज उठा लेगा। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, मतलब हर एक के लिए क्या है, सेम है। अब आप बात करते हैं कि वेल डिफाइंड क्या नहीं है। तो वेल डिफाइंड ना क्या नहीं है, इसको आप ऐसे समझो। जैसे मान लिया तुम्हारी क्लास में करीब 50 बच्चे हैं और कोई क्लास में आके ये कहता है जो सबसे लंबे बच्चे हैं वो खड़े हो जाओ। अब क्लास में जो सब हाइट में सबसे छोटा बच्चा है उसके हिसाब से तो सभी लंबे हैं। तो अगर वो कलेक्शन बनाएगा यानी सेट बनाएगा इन सभी लंबे बच्चों का, तो वो सारे के सारे बच्चों को लिख देगा। और अगर वहीं पर बात करें जो सबसे लंबा बच्चा है क्लास में, उसके हिसाब से तो सभी उसके हिसाब से छोटे हैं, तो वो सेट क्या बनाएगा, उसके हिसाब से कोई लंबा है ही नहीं। और जो बीच की हाइट के बच्चे हैं उनमें मान लिया कोई 5 बच्चों को सेट बनाएगा, मतलब 5 बच्चों को कलेक्शन बनाएगा, कोई 3 बच्चों को बनाएगा। तो ये जो केस है ये क्या सभी के लिए अलग अलग है, इसीलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। वहीं पर अगर कोई मान लो तुमको ये कह दे कि क्लास में जो 50 बच्चे हैं इनमें जिनकी भी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, मतलब जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा है उनका एक कलेक्शन बनाओ, तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन होएगा। क्योंकि इसको चाहे कोई भी बनाए उन सभी के लिए बच्चे क्या होंगे, सेम आएंगे। मतलब अगर मान लिया 5 बच्चे ऐसे जिनकी की हाइट 5 फीट से ज़्यादा है, तो उनका कलेक्शन मैं बनाऊंगा तो भी वो 5 बच्चे होंगे, तुम बनाओगे तो भी वो 5 बच्चे होंगे, अमेरिका से कोई आकर बनाएगा तो भी वो क्या होंगे, 5 बच्चे ही होंगे। तो ये बस ये वेल डिफाइंड की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो आप सेट के अंदर जो अपनों ऑब्जेक्ट्स वगैरह को कलेक्ट किया है इनको आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सेट्स वगैरह के अंदर ऐसे करके 2 ब्रैकेट होती हैं, इनको आप बोलते हैं करली ब्रैकेट। जैसे करली एयर होती है वैसे ये करली ब्रैकेट होती है। इनके अंदर ये आपने जो कलेक्शन बनाया है ऑब्जेक्ट्स वगैरह का वो आप इसके अंदर लिखते हैं। अब जैसे मान लो अब मेरे को दूँ तुमको 1 से लेकर 5 के बीच में जितने भी नंबर है उनका एक सेट बनाओ। तो 1 से 5 के बीच में मेरे को पता है क्या है, 2, 3, 4, तो वो मैं सीधा लिख दूंगा। ऐसे करली ब्रैकेट लगाया, फिर 2, फिर कोमा 3, फिर कोमा 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको है वो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। जैसे पहले 2 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया। तो क्योंकि इसमें वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो वो कोई मैटर नहीं करता, बस होने वो ऑब्जेक्ट चाहिए जो मतलब प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी करली ब्रैकेट के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आप पढ़ते हैं सेट होते हैं वो आप जनरली ए बी सी से डिनोट करते हैं। मतलब जैसे सेट है, ये सेट है मान लिया, तो इस सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू 2, 3, 4। मतलब इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे आप, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे कि ये ए सेट है जिसके अंदर की 1 से लेकर 5 तक के बीच के एलिमेंट है, मतलब 1 से लेकर 5 तक के बीच के क्या है, इंटीजर्स है, सॉरी, ठीक है। तो इसको आप पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लियो एक सेट और बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने लिया b इक्वल टू 3, 6, 9, 12। मान लीजिए सेट है, ये मैंने इतना ही लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कह रहा है कि ये बी सेट है जिसके अंदर क्या है, 3 के मल्टीपल्स है, मतलब 3, 6, 9, 12। आया आपको समझ में। अब सेट जो होते हैं वो अपने 2 टाइप के होते हैं। अब जैसे ये तो सेट है, ये फाइनाइट सेट है, मतलब यहाँ तक क्या वो 4 वैल्यू है, उसके बाद क्या वो सेट ये पूरा हो गया, ठीक है। लेकिन कई सेट होते हैं वो इनफाइनाइट भी होते हैं। इनफाइनाइट का मतलब जैसे मैंने सी सेट लिया मान लिया, तो वो सेट मान लिया चलते ही जाएगा। जैसे नेचुरल नंबर है, मैंने कहा एक सेट बनाओ, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओ नेचुरल नंबर का, तो जो नेचुरल नंबर होंगे वो तो अपने चलते ही जाएंगे। तो वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब ये कहीं पे ख़त्म नहीं होंगे। मैंने डॉट 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 लगा के इसको चला दिया। तो इसका मतलब क्या है
कि क्या है, ये इनफाइनाइट सेट है। कौन सा सेट अपना, ये इनफाइनाइट सेट। और ये जो सेट है ये अपना कौन सा सेट है, ये है अपना फाइनाइट सेट। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में देखो, पहले मैं ए जो सेट मैंने लिया है इसको मैं दोबारा लिखता हूँ। मैंने ए सेट लिया है वो उसको मैंने दोबारा लिखा 2 3 4। ठीक है। ये जो सेट है अब इसके अंदर आप बताओ कितने एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब कि सेट के अंदर कितने नंबर है टोटल, तो 3 नंबर है, 2 3 4। ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि n ऑफ ए इक्वल टू 3। n ऑफ ए का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। समझ आया आपको, मतलब n डिनोट कर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, सेट ए में कितने हैं, वो है 3। वैसे अगर आप b की बात करें तो n ऑफ b क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, इसमें कितने एलिमेंट है टोटल 4 है, 1 2 3 4। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया 4 के बराबर। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखो, अब आप पढ़ते बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। ये क्या चीज़ है, आओ समझते हैं। ये होता अपना बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, देखो मैंने एक सेट लिया, मैंने एक सेट नया लिया ए, ये कर्ली ब्रैकेट मेरे से थोड़ा ऐसा बनता है, जो मान लिया मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लिया मैंने 8 नंबरों का एक क्या लिया, एक सेट लिया। अब मेरे से कोई पूछे कि जो इसके अंदर 4 है, ये जो 4 है क्या ये सेट ए के अंदर लाई कर रहा है, मतलब 4 है ये क्या सेट ए के अंदर है। तो इसको मैं आप बताते हैं बिलोंग की मदद से। अगर मान लिया 4 ही सेट ए के अंदर है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 बिलोंग्स टू ए। इसको आप कैसे बोलेंगे, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है। अब जैसे मान लिया ये जो सेट ए है इसके अंदर मेरे को पता है इसके अंदर 12 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 डज नॉट बिलोंग्स इन सेट ए। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 12, ऐसे ई टाइप में जो साइन है ई टाइप का ये शो करता है बिलोंग्स टू वो। ठीक है। तो इस पर मैंने ऐसे कट्टा मार दूंगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए। तो इसका मतलब ये है कि 12 डज नॉट बिलोंग्स इन सेट ए। आया आपको समझ में, 12 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 12 है वो सेट ए में क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा। अब जो सेट्स होते हैं इनको आप जनरली 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। जिसमें से पहला रिप्रेजेंट करने का टाइप है उसको आप बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, उसको आप बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर। ये दोनों है एक ही चीज़ ही। ये होगी अपनी पहली फॉर्म। और दूसरी फॉर्म जो होती है वो होती है अपनी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ये 2 फॉर्म होती है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है ये फॉर्म होती है, सिंपल फॉर्म होती है किसी भी सेट की, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिंपल लिस्ट होंगे। जैसे मान लिया मैं कोई सेट लिया ए, तो ए इक्वल टू मान लिया इसके लिए मैंने 2 के जो मल्टीपल है 2 4 6 8 10, ऐसे क्या होंगे, ये सिंपल के सिंपल लिस्ट होंगे। लेकिन सेट बिल्डर जो फॉर्म होती है इसमें अपने को ऐसे सीधे एलिमेंट लिस्ट हुए नहीं मिलते, इसमें अपने को एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे मान लिया इसको ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी होती है, जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट फिर एक्स फिर सच डेट और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी दी होती है किसकी, इस एक्स की। ये जो एक्स है, ये जो अपनों ने एक्स लिया, इस एक्स की प्रॉपर्टी दी होती है जो कि इस एक्स को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है। अब जैसे मान लो जैसे ये मेरे को पता है ये 2 के मल्टीपल है। ठीक है। तो अगर सेट बिल्डर का ये जो प्रॉपर्टी है ये अगर मैं इसी टाइप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको आप देखते हैं, इसको आप ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक्स है और एक्स की प्रॉपर्टी है। अब इस चीज़ को मैं इस टाइप में कैसे लिखूंगा अब वो देखते हैं। मेरे को पता है ये 2 के मल्टीपल है तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखो जैसे ये एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स अपना रहेगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टी देखो, पहला एक्स है उसकी वैल्यू कितनी है 2, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में ऐसे मान लूँगा कि एक्स है वो किसके बराबर है, मेरे 2n के। अब n की जो वैल्यू है वो अगर मैं 1 रखता हूँ तो x मेरे को कितना मिलेगा 2, तो यहाँ पे ये कितना है 2। तो अगर यहाँ पे n कितने तक होना चाहिए कि मेरे पास 10 आ जाए, तो मेरे को पता है n जो है ये n ये कहाँ तक होना चाहिए, 5 तक होना चाहिए, जब भी मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 10 मिलेगा, लास्ट की जो वैल्यू है 10। ठीक है। तो मैं इसमें ऐसे करूँगा, मतलब n है वो क्या है, वो एक तो क्या है अपना नेचुरल नंबर, n है वो अपना एक तो क्या है नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा ये है कि n जो है वो 1 से लेकर कहाँ तक लाई कर रहा है 5 तक, मतलब 1 से लेकर n
कहाँ तक लाई कर रहा है, 5 तक। ऐसे कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, ये एक बार ही बंद होएगा, एक बार साइन है। ठीक है, तो अब देखो n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है। अगर मैं n 1 रखता हूँ तो x कितना मिला, 2। प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अगर x की वैल्यू मैं रखता हूँ 2, सॉरी n की वैल्यू रखता हूँ 2, तो यहाँ से x मेरे को कितना मिलेगा, 4। ऐसे n की वैल्यू 3 रखी तो 6। तो इस हिसाब से ये प्रॉपर्टी अपने को गिवन होती है और अपने को इस पर क्या करनी होती है, सेटिस्फाई करनी होती है। तो ये जो सेट है ये अपना इसके बराबर ही बन गया। अब जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो मेरे को ऐसे गिवन है कि x एलिमेंट है और उसकी प्रॉपर्टी ये दे रही है कि x है वो प्राइम नंबर है लेस देन 10। जैसे मान लिया, जैसे ये x मैंने लिया और यहाँ पे x की प्रॉपर्टी दे दी कि x इज़ प्राइम नंबर x जो कि क्या है, लेस देन 10। अब मेरे को x की ये प्रॉपर्टी दे दी कि x प्राइम नंबर है और वो क्या है, 10 से छोटा है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में मेरे को क्या हुआ, ऐसे प्रॉपर्टी के हिसाब से दे दी और मेरे को कह दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में बनाओ। तो सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में मेरे को बनाना है। रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसे सिंपल फॉर्म में बनाना है। प्रॉपर्टी के हिसाब से देखो कि x प्राइम नंबर है और 10 से क्या है, छोटा। तो प्राइम नंबर है और 10 से छोटा है, तो पहला नंबर कौन सा हो जाएगा, मेरे को पता है 2, क्योंकि 2 ही पहला प्राइम नंबर है। उसके बाद क्या आएगा, 3, उसके बाद क्या आएगा, 5, उसके बाद क्या आएगा, 7। तो इस हिसाब से मैं जो सेट बिल्डर की फॉर्म है उसको मैं क्या करूँगा, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। और वही सेम केस आप इस रोस्टर फॉर्म के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अपने को रोस्टर फॉर्म दे दे और उस रोस्टर फॉर्म को कह दे कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो अब आप ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म है इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म करने के लिए इसको आप इस तरीके से लिख देंगे। सिंपल ही है, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसी के लिए सेटिस्फाई करा रहे आप इस एग्जांपल में है। तो आप इसके लिए अगर मैं कह दे कि ये जो रोस्टर फॉर्म है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो मैं सीधा सेट बिल्डर में ऐसे लिख दूंगा कि यहाँ पे x है मान लिया और जो x है वो मेरा किसके बराबर है, 2n के, और जो n है वो मेरा है एक नेचुरल नंबर जो कि n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 1 से लेकर 5 तक। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। इजी एकदम है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लियो मैंने यहाँ पे लिया B1 लिया, ठीक है, जो है मेरा 3, 6, 9, 12, 15। अब ये मेरे को पता है ये क्या है, 3 की टेबल है, ठीक है, और इसको मेरे को कह दे कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले x फिर सच डैट। मेरे को दिख रहा है कि x है वो क्या है, 3 की टेबल है, लेकिन 3 की टेबल कहाँ तक है, 5 तक, मतलब 3 5 या 15 क्या है इसमें लास्ट टर्म है। ठीक है, तो मैं इसमें ऐसे करूँगा कि x है वो किसके बराबर है, 3n के, और जो n है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, n लाई कर रहा है 1 से लेकर 5 तक, और n साथ में क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है वो कौन से होते हैं, वही 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने इस एग्जाम्पल को क्या किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपने बेसिक एग्जांपल है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म को आपस में कन्वर्ट करने के। आप बुक में देखना, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक में कोई क्वेश्चन में डाउट आओ तो आप कमेंट में पूछ लेना। अब आप बढ़ते हैं आगे। अब आप देखते हैं इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे मैंने इसे लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, मान लिया मेरे पास एक ए सेट दे रखा है जो कि है मेरा 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा ए सेट है, और एक दूसरा सेट मैंने लिया बी जो कि है मेरा ए बी सी डी। अब ये दो सेट है, ये इक्विवेलेंट जब होंगे जब इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब पहला सेट ए है उसमें भी 4 एलिमेंट है, और दूसरा सेट बी है उसमें भी क्या है, 4 एलिमेंट है। अब ये चारों एलिमेंट अलग अलग हो सकती है सेट के, वो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों में एलिमेंट है वो 4 ही होने चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि दोनों में एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर मान लिया पहले में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 है और दूसरे में नंबर ऑफ एलिमेंट बी में भी कितने हैं, 4, तो मतलब अगर दोनों में 4 4 है तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है।
ठीक है। वैसे ही मान लिया कोई दूसरा सेट मैंने लिया सी जिसमें 2 एलिमेंट है और डी एक सेट लिया उसमें भी 2 एलिमेंट है, तो वो दोनों भी क्या होंगे, इक्विवेलेंट। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएंगे, अनइक्विवेलेंट या फिर इनइक्विवेलेंट जो भी है, ठीक है। ये हो गया अपना इक्विवेलेंट। अब आप पढ़ते हैं इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है इक्वल सेट्स का मतलब वो सेट जो दोनों क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लिया मैंने एक नया एग्जांपल लिया, ए सेट दिया मैंने जो कि मेरा ए 2 3 4 5, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, ए सेट हो गया, ये मेरा 1 2 3 4 5। अब मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ बी, वो भी सेट मान लिया मेरा 1 2 3 4 5 ये। अब ये दोनों सेट है, इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर होने चाहिए, और साथ में कंडीशन क्या है कि दोनों जो एलिमेंट पहले में है वही सेम एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। लेकिन इसमें है वो ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ने का मतलब क्या है कि अगर बी मेरे को ऐसे गिवन हो, मान लिया ऐसे, जैसे पहले 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4 फिर 5, मतलब क्या हो गया, पहले इसमें ऑर्डर में चेंज आ गया, मतलब आगे पीछे हो गए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, सॉरी, मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट सेम है तो इसको आप क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात है नहीं अभी तक। जैसे इक्वल सेट का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया मेरे को ए सेट गिवन है जो कि है मेरा 3 5 7, और मेरे को बी जो सेट है वो इस बार मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिया, मतलब कि x सच डैट x इज़ अ प्राइम नंबर, ये नंबर है, ये नंबर को शो कर रहा है, नो नहीं है ये, जो कि क्या है, लेस देन 10, ठीक है। तो ये कह रहा है x प्राइम नंबर है जो कि क्या है 10 से छोटा। तो मेरे को पता है इस x की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो x की क्या वैल्यू होगी। पहला प्राइम नंबर मेरा क्या होगा 2, दूसरा प्राइम नंबर क्या होगा 3, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 5, अगला प्राइम नंबर क्या होगा 7। अब ये दिख रहा है मेरे को ये दोनों जो a और जो मेरे b सेट आए हैं ये दोनों सेम नहीं है। सेम नहीं है तो मतलब क्या, ये दोनों अनइक्वल है। लेकिन अगर मैं इसमें प्रॉपर्टी में ये चेंज कर दूं कि x इज़ अ ओड प्राइम नंबर, यहाँ पे मैं ओड और डाल देता हूँ, ये हो गया मेरा ओड, इज़ और प्राइम के बीच में ओड और डाल दिया, तो अब ये क्वेश्चन है, ये भी इक्वल हो गया, क्योंकि ओड प्राइम नंबर है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो 2 हट जाएगा क्योंकि 2 तो इवन है। तो अब ये क्या होगा, अब ये मेरा क्या हो गया, इक्वल सेट, मतलब सेट ए और सेट बी है ये दोनों मेरे क्या हो गए, इक्वल। अगर मैं यहाँ से ओड हटा दूँ और खाली प्राइम नंबर लगाऊँ तो फिर तो 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 प्राइम होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट के बारे में। क्या चीज़, या तो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है नल सेट और एम्प्टी सेट, मतलब वो सेट जो कि क्या हो, अंदर से खाली हो। अब जो सेट अंदर से खाली होगा उनको आप जनरली डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब खाली आपने कर्ली ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दिया, या फिर अपनों इसको ऐसे शो कर दिया, इसको आप बोलते हैं फाई, पाई नहीं फाई, ये होता है फाई। या फिर आप इसको एम्प्टी सेट को 2 कर्ली ब्रैकेट लगा के ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर अपनों ने 2 कर्ली ब्रैकेट खाली लगाए और उनके अंदर फाई डाल दिया तो अब ये जो है ये एम्प्टी सेट को शो नहीं कर रहा, ये अब एम्प्टी सेट नहीं रहा। एम्प्टी सेट के लिए या तो आप सीधा फाई लगाए या फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के उनको खाली छोड़ दें, ठीक है। ये होता है अपना एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैं कहता हूँ आप नेगेटिव नेचुरल नंबर बताओ, अब अपने को पता है नेचुरल नंबर है वो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। मैं अगर मान लो कह दूँ कि मेक ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर नेगेटिव, अब नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो उस केस में जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा फाई, ठीक है। तो उसको मैं सीधा ऐसे क्या कर दूंगा, शो कर दूंगा, या फिर मैं उसकी जगह ऐसे फाई भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें ये शो कर रही है अपनी एम्प्टी सेट को। उम्मीद है आपको ये इतना बेसिक समझ आया होगा। इसमें मेरे हिसाब से आपके पहले 2 एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है। अब आप पढ़ते हैं नया जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट्स का। ये सबसेट्स है, ये भी कॉन्सेप्ट एकदम आसान है, ठीक है। तो अब आप पढ़ रहे हैं सबसेट्स के बारे में कि सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक सेट लिया ए जो कि है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया मेरा ए सेट। अब मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ बी जो कि हमारे लिए मेरा है 3 5
7। अब ये मैंने एक बी सेट लिया और ये है मेरा ए सेट। अब ये बी सेट जो है ये ए सेट का सबसेट होगा। कब सबसेट होगा? जब बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर भी हो। मतलब ऐसे मान लो ए सेट है वो बी सेट का बाप है, मतलब जो बी के अंदर है वो ए के अंदर होने चाहिए। अगर बी के अंदर वाले ए के अंदर है तो बी है वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। आया आपको समझ में? मतलब जो ए है वो बड़ा है और बी है वो उसका एक छोटा पार्ट होना चाहिए। समझ रहे हो आप? मतलब बी के जो एलिमेंट है वो ए के अंदर लाई करने चाहिए। अगर ऐसे लाई कर रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो क्या है? ए का सबसेट है। इसको आप डिनोट करते हैं बी ऐसे, बी इज सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन है ये वाला ये शो करता है सबसेट को। मतलब बी है वो ए का एक छोटा पार्ट भी हो सकता है और ए के बराबर भी हो सकता है, ये इक्वल साइन का। और जो ये ए है इसको आप बोलते हैं सुपर सेट। ठीक है, ए है इसको आप बोलते हैं सुपर सेट। और जो बी है वो क्या है? ए का सबसेट है। अब बी ए के बराबर भी हो सकता है और ए का सबसेट भी हो सकता है। ए का सबसेट होने का मतलब क्या हुआ? आप समझ गए? मतलब बी के जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के अंदर तो होने ही चाहिए, तो अभी क्या होगा? बी है वो ए का सबसेट होगा। जैसे कि मैंने सेट लिया, मान लिया सी, जो कि है मेरा 5 9 17 20। ठीक है, ये मैंने एक सेट लिया। अब मैं एक दूसरा सेट लेता हूँ डी, जो कि है मेरे 5 9 21। ठीक है, अब बताओ क्या डी है वो सी का सबसेट होगा? डी है वो सी का सबसेट कब होता? जब डी के सारे एलिमेंट सी के अंदर लाई करते। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है कि डी के 2 एलिमेंट ही है जो कि क्या है? सी में लाई कर रहे हैं। 21 है वो तो सी में नहीं लाई कर रहा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो इसको आप ऐसे लिखेंगे डी इज़ अ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। मतलब डी है वो ए का सबसेट नहीं है। ये जो मेन सेट होता है, मतलब सुपर सेट जो होता है, वो आप ऐसे मान लो कि ये बाकी जो सेट है छोटे इनका बाप है। बस ये बेसिक बात है। ठीक है, तो ये होती है अपनी बेसिक बात सबसेट के बारे में। अगर मैंने मान लिया कि ये जो सेट है वो इसके बराबर नहीं होंगे, मतलब इससे छोटे ही रहेंगे, इसके बराबर नहीं होंगे। जैसे कैसे बताऊँ मैं? जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने एक सेट लिया ई। ठीक है, ई सेट है मेरा, वो है मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने एक सेट लिया एफ है, मान लिया मेरा 1 और 2। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें एफ है वो ई का सबसेट है। एफ है वो क्या है? ई का सबसेट है। ठीक है, लेकिन अब ये देखो इन केस में क्या था कि जो सेट है वो इसके बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा केस हो जिसमें जो सेट एफ है वो ई का सबसेट हो खाली, मतलब ई के बराबर ना हो, तो इस केस में जो अपना एफ होएगा ये होएगा अपना प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है आपको मैं समझाता हूँ। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि f है वो e का सबसेट हो, लेकिन f जो है वो कभी भी e के बराबर ना हो। ठीक है, ये होते हैं प्रॉपर सबसेट। और सबसेट की बात आई तो उसमें वो क्या, उसको छोटा पार्ट भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन अगर वो उसका छोटा पार्ट है, बराबर नहीं हो सकता, तो इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है? अपना प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, अब जो सबसेट है इसके ऊपर अपने पास एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या चीज़ का है आप वो देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक सेट लिया, यहाँ पे लेता हूँ मैं। जैसे मान लिया मैंने एक सेट लिया ए, जो कि है मेरा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगाया, आप सही कर्ली ब्रैकेट लगाना, मेरा सही नहीं बनता। 1 2 3 ऐसे करके मैंने एक सेट ए लिया। अब कोई मेरे को ये कह दे कि ये सेट ए है, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, मतलब इस सबसेट के कितने छोटे छोटे टुकड़े बन सकते हैं, वो मेरे को क्या करने हैं? वो मेरे को बताने हैं। ठीक है, तो मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े बना के आपको बताता हूँ कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। जैसे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं? 3 है। तो सबसे पहला जो सबसेट होगा वो होगा मेरा, तो इसका जो पहला ये ब्रैकेट है ये क्या है? मेरा एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट। मतलब क्या हुआ? हर एक सेट के अंदर एक नल सेट जरूर होगा जो कि क्या होगा? उसका सबसेट होगा। मतलब सबसेट जो नल सेट है वो अपने को दिखेगा नहीं, लेकिन ये वही बात होगी कि होता सबके पास है लेकिन दिखता नहीं है।
या फिर कोई दिखाता नहीं है। यही काम सेट कर रहा है, मतलब सेट के अंदर नल सेट तो है लेकिन नल सेट है वो अपने को दिखता नहीं है। हर एक सेट का जो सबसेट है वो क्या होता है, नल सेट होता है। अब मैंने क्या बताया डेफिनेशन से, अगर नल सेट है वो ए का सबसेट है तो मतलब क्या होगा, ए के अंदर भी एक नल सेट होना चाहिए जब भी तो वो इसका सबसेट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर भी एक नल सेट है जो कि इस ए का क्या हुआ, पहला सबसेट। ठीक है, दूसरा सबसेट होगा वो होगा मेरा 1। ठीक है, अगला हो गया मेरा 2, अगला हो गया मेरा 3, अगला सेट हो गया मेरा, मान लिया मैंने लिया 1 और 2, अगला मैंने सबसेट लिया, अगला मेरा सेट हो गया मान लिया 2 और सबसेट 2 और 3, अगला जो मेरा सबसेट हो गया वो हो गया मेरा 1 और 3, और अगला जो सबसेट हो गया वो हो गया मेरा, इसका इक्वल हो गया ये 1 2 3, क्योंकि सबसेट में तो इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो ए है इसके मेरे पास टोटल ये कितने सबसेट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या हुआ, अगर ए सेट है इसके अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है तो उसके मेरे कितने सबसेट बने, 8 सबसेट बने। अगर मान लिया कोई दूसरा हमारे पास बी सेट होता जिसके अंदर मान लिया कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ऐसे कोई सबसेट होता, ऐसे कोई सेट होता तो इस सेट के अंदर आपको सबसेट बनाने में बहुत जोर आता। क्या पता आधे घंटे भी लग जाए, क्या पता 1 घंटे भी लग जाए। इसीलिए जो मैथ बनाने वालों ने क्या किया, एक फार्मूला बना दिया। वो फार्मूला उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने फार्मूला बना दिया, वो फार्मूला था अपना 2 की पावर m। क्या फार्मूला बनाया, 2 की पावर m। 2 की पावर m का मतलब क्या है कि m जो है वो क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, इन सेट b। ये जो b सेट है इसके अंदर जितने एलिमेंट है वो उसकी पावर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। मतलब जैसे इसमें कितने हैं, टोटल 10 एलिमेंट है। ठीक है, तो मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 जो भी नंबर आएगा वो उतने सबसेट बनेंगे किसके, इससे बी सेट के। अब जैसे पहला ए पार्ट था इसमें क्या था, 3 एलिमेंट थे, तो मेरा क्या था 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या होगी मेरी 8। तो मेरे को पता है इसमें टोटल मेरे पास कितने सबसेट बने थे, 8 बने थे। वैसे ही जो मैंने बी सेट लिया इसमें मैंने 2 की पावर m लगाई, तो 2 की पावर 10 से जो भी नंबर आएगा उतने सबसेट क्या होंगे, इस बी सेट के बनेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपको। ये बात आपने को याद रखनी है कि जो नल सेट होता है वो हर एक सेट के अंदर लाई करता है, और हर एक सेट का जो सबसेट होता है वो नल सेट तो ज़रूर होगा ही होगा, और कोई हो ना हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन नल सेट है वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ये अपनी बेसिक बात होगी। अब आप पढ़ते हैं अपना अगला पावर सेट के बारे में कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट, ये पावर सेट है, ये वो सेट है जो सभी सबसेट्स को अपने अंदर रखे, मतलब सभी सबसेट्स को पालने वाला है, वो क्या है, पावर सेट है। ऐसे मान लो आप, जैसे मैंने ये ए सेट लिया था, इसके सबसेट आए थे मेरे ये, तो पावर सेट के अंदर मैं इन सबसेट को कैसे लिखूंगा, सबसे पहले मैं एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा, उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे सबसेट लिख दूंगा। जैसे पहला 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कर करके ये सारे जो मेरे को कोमा लगा लगा के सारे लिख दूंगा, और फिर एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा के इनको क्या कर दूंगा, सबको बंद कर दूंगा। तो ये पावर सेट आपको समझ आ गया कि ये क्या होता है, ये सभी सबसेट का क्या हुआ, पालनहार हो गया, मतलब सभी सबसेट को ये अपने पास रखता है। तो ये हो गया अपना पावर सेट। और जो पावर सेट है उसको आप डिनोट करते हैं किसके, ऐसे पी के अंदर ए, मतलब ए जो सेट है उसके सबसेट है, उसका जो पी है वो क्या है, पावर सेट है। ठीक है, इसको आप पी ए से डिनोट करते हैं पावर सेट को। अगला है अपना यूनिवर्सल सेट। ये सेट है, ये सेट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो सेट है ये सभी का बाप है। ये है अपना यूनिवर्सल सेट, जिसको क्या आप डिनोट करते हैं यू से। इसको आप ऐसे मान लो, ये जो सेट है ये इस चैप्टर का, सूर्यवंशम का जैसे बाप था वो क्या था, भानु प्रताप, वैसे इस चैप्टर का ये भानु प्रताप है, मतलब सभी का बाप है ये यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान ली यूनिवर्सल सेट है, ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, तो मान ली इसको मैं डिनोट करता हूँ मैं से u इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है, मान लिया ये है मेरा 1 2 3 4 5 एंड सोन, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो लगातार चलता जाएगा। अब मैं एक सेट लेता हूँ a, जो कि क्या है 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है,
वैसे ही एक सेट और मैंने लिया, मैं लिया मान लिया बी सेट लिया, जो कि है मेरा क्या, वो मान लिया मैंने 3 का मल्टीपल ले लिया, तो 3, 6, 9, 12 एंड सोन। तो इस हिसाब से अभी क्या होगा कि ए और जो बी है वो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट है वो हर एक सेट का क्या है, बाप है इस ए और बी के केस में। समझ आया आपको? मतलब यूनिवर्सल सेट नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो सबसे बड़ा सेट है, जो अपने को एग्जांपल या कॉन्टेक्स्ट दिया उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको आप बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। और हर एक जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अब इसमें अपने को दिख रहा है कि ए और जो बी है वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया, वो इतना मुश्किल भी नहीं यूनिवर्सल सेट को समझना। मतलब ये आपको ये याद रखना कि सबसे बड़ा सेट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट, और जो ए और बी इस कॉन्टेक्स्ट में है वो क्या है, इसके क्या है, सबसेट। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में आपको तीनों एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट करवा दिए। अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हो, या फिर आप गूगल वगैरह पे भी देख सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आगे वाली वीडियो में मिलते हैं।